नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा जाए तो 3 पार्ट हैं इसमें। पहला है हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। दूसरा है हाइड्रो डायनामिक्स और तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स, इन दोनों में हम लोग आइडियल लिक्विड को डील करेंगे, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड वाला पार्ट है, इसमें हम लोग नॉन आइडियल लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? 2 प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करनी है, एक है सरफेस टेंशन और एक है विस्कोसिटी, ठीक है ना। दिस इज फॉर नॉन आइडियल लिक्विड, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि आइडियल लिक्विड का क्या मतलब है। तो आइडियल लिक्विड का मतलब है, आइडियल लिक्विड को हम लोग बोलेंगे, आइडियल लिक्विड शुड बी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि इसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि लिक्विड के ऊपर जब फोर्स लग रहा है या प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर की वजह से लिक्विड कंप्रेस हो जा रहा है। बल्क मॉडुलस याद है तुमको? बल्क मॉडुलस क्या हम लोगों ने डिफाइन किया था? बल्क मॉडुलस यही बताता है, किसी भी लिक्विड के बल्क मॉडुलस का मतलब होता है कि उसके ऊपर हम कितना वॉल्यूम स्ट्रेस लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, आइडियल लिक्विड का बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि उसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए, तभी उसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। नो शियर फोर्स, मतलब कि लिक्विड कभी भी फोर्स लगाएगा तो केवल वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला फोर्स होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू सरफेस, टेंजेंशियल वाला फोर्स नहीं लगाएगा। एक्चुअली ये जो विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि लिक्विड लेयर के ऊपर जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करती है उसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो आइडियल लिक्विड के अंदर कोई भी विस्कस फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नो रोटेशनल इफेक्ट। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं तो हम उसको आइडियल लिक्विड बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोग जनरली स्टडी करेंगे कि लिक्विड्स जो हैं वो वेसल के अंदर रेस्ट पे हैं, या ऐसे बोलना चाहिए कि वेसल के रिस्पेक्ट में लिक्विड रेस्ट पे है। और हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग लिक्विड फ्लोइंग इन अ ट्यूब स्टडी करेंगे। लिक्विड अगर किसी ट्यूब में फ्लो कर रहा है तो उसका प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें स्टडी करना है यहाँ पे वो है प्रेशर exerted by a liquid column, प्रेशर exerted by a liquid column। देखो इसमें तो अगर हम किसी वेसल में लिक्विड लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि इसको हमने फिल कर रखा है अप टू सम हाइट, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर जो प्रेशर का वेरिएशन है, अगर हमें वो समझना है तो हम उसके लिए एक क्या करते हैं, एक हम लोगों ने ये देखो ध्यान से, एक मैंने ये एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है। ये एलिमेंट क्या है? ये एलिमेंट मैंने एक क्यूब कंसीडर किया है, क्यूब ले लो या क्यूबॉइड ले लो, ठीक है। इस क्यूबॉइड का एक्स डायरेक्शन में लेंथ dx है, वाई डायरेक्शन में हाइट इसका dy है, और पीछे की तरफ जो डिस्टेंस है वो dz है, ठीक है। ये वाला जो अपर साइड है इसका, ये y इक्वल टू वाई डेप्थ पे है, सरफेस y इक्वल टू 0 पे है, यानी y जो है नीचे जाने पे इंक्रीजिंग है। और जो नीचे वाला पॉइंट है वो हो जाएगा y इक्वल टू वाई प्लस डी वाई पे। तो ऊपर वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको हम P ले लें तो फोर्स लगेगा P इंटू ए। नीचे पॉइंट पे प्रेशर अगर हम P प्लस डी पी ले लें तो फोर्स लगेगा P प्लस डी पी इंटू ए।
और देखो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो उस क्यूब के वेट को बैलेंस करेगा। ये जो मैंने क्यूब लिया है ना, ये एक इमेजिनरी क्यूब लिया है, लिक्विड के अंदर लिक्विड का ही बना हुआ क्यूब है, मतलब लिक्विड के अंदर लिक्विड ही इमेजिन किया हुआ है, तो उसके ऊपर फोर्सेस चारों तरफ से बैलेंस होने चाहिए। अब हम लोग ये बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल में प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि उस क्यूब के ऊपर हॉरिजॉन्टल में दोनों तरफ से फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। वर्टिकल में प्रेशर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम, तो जो क्यूब हमने लिया है उसका वेट भी तो लग रहा है, तो उसका वेट कौन बैलेंस कर रहा है? तो उसका वेट प्रेशर का जो डिफरेंस है वही बैलेंस कर रहा है। तो ये हो गया dm इंटू जी। तो अगर हम इन तीनों में बैलेंसिंग बनाए तो इसको ऐसे लिखेंगे P इंटू ए प्लस dm इंटू जी इज इक्वल टू P प्लस dp इंटू ए। तो यहां से तुम देखो कि आएगा dp इंटू ए, और dm को लिख सकते हैं रो इंटू ए इंटू डी वाई इंटू जी। तो यहां से एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, दैट dp अपॉन डी वाई इज इक्वल टू रो इंटू जी। और ये जो dp अपॉन डी वाई हम लोग निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब प्रेशर का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो प्रेशर का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो चेंज है वो रो पे डिपेंड कर रहा है, रो इंटू जी के इक्वल है। इसी इक्वेशन को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट ऐसे कर दें कि y इक्वल टू 0 पे प्रेशर P नॉट है, तो y प्लस वाई पे, y इक्वल टू वाई पे प्रेशर P की वैल्यू क्या बनेगी? तो यहां से प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी P इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी वाई। देखो P इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी वाई। नोट करो, यहां तक कोई डाउट है? बताओ पहले। ये हो जाएगा प्रेशर वेरिएशन एट ए डेप्थ y। अगर हम y डेप्थ पे जा रहे हैं तो प्रेशर किस तरह से चेंज हो रहा है। देखो कोई डाउट है? बताओ। पी नॉट जो मैंने लिया है ना, ये y इक्वल टू 0 पे प्रेशर लिया है, तो y इक्वल टू 0 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा सिर्फ। तो कई बार क्या है ना कि केवल अगर लिक्विड के प्रेशर की बात कर रहा है तो हम पी नॉट नहीं लेते हैं, बट फिलहाल हम लोगों ने जो प्रेशर निकाला है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर कहेगा कि प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम, तो लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है वो सिर्फ इतना ही बनेगा, रो जी वाई। समझना, दिस इज प्रेशर ऑफ रो जी वाई इज प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। एंड व्हाट इज पी नॉट प्लस रो जी वाई? तो पी नॉट प्लस रो जी वाई जो है वो एक तरह से एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा, यानी टोटल प्रेशर। किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड कॉलम का प्रेशर दोनों के बराबर होगा। तो पी नॉट मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया हुआ है, ठीक है। नीचे देखो कई सारी बातें हैं छोटी छोटी इससे रिलेटेड, लिखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले पॉइंट में तो यही लिखेंगे कि प्रेशर remains same in horizontal direction in a homogeneous liquid। मतलब अगर लिक्विड होमोजीनियस है तो प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और एक बात लिख सकते हैं, ऑल्सो प्रेशर एट अ पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस। vertical depth from free surface, it does not depend on shape of vessel, is it does not depend on shape of vessel। मतलब वेसल कैसे भी शेप का हो, वर्टिकल डेप्थ कितनी है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताना जरा, जैसे मैं 3 अलग अलग वेसल बनाता हूं, ठीक है। और इन तीनों वेसल की खास बात यह है कि मैंने तीनों का जो बेस एरिया है वो सेम लिया हुआ है। तीनों वेसल का
बेस एरिया सेम है, ठीक है, और तीनों वेसल में जो लिक्विड है वो भी हम सेम हाइट तक ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगता है सबसे ज्यादा लिक्विड कौन से वेसल में है, क्यों भाई, सबसे ज्यादा लिक्विड कौन से वेसल में होगा? बीच वाले में। बीच वाले में होगा। अच्छा, बॉटम पे प्रेशर के बारे में क्या कहोगे? प्रेशर एट बॉटम ऑफ वेसल किसमें ज्यादा है, कम है, या तीनों में सेम है? लास्ट वाले में सर ज्यादा है। प्रेशर एट बॉटम ऑफ वेसल, प्रेशर एट बॉटम ऑफ वेसल इज सेम इन ऑल थ्री वेसल्स, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है ना वो सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है कि वर्टिकल डेप्थ क्या है, समझो ध्यान से। तो वर्टिकल डेप्थ अगर h है तीनों केस में, तो प्रेशर एट बॉटम ऑफ वेसल विल बी सेम इन ऑल थ्री केसेस, मतलब तीनों ही केस में प्रेशर अगर हम लोग लिखें तो पी नॉट प्लस रो जी एच बनेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। वेसल के शेप पे ये बात डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना, वेसल के शेप पे डिपेंड नहीं करती है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में डाउट पूछा है, अगर हम क्यूब को कहीं भी ले लो उससे क्या मतलब है, क्यूब के अपर सरफेस का प्रेशर और क्यूब के नीचे वाले सरफेस का प्रेशर में जो डिफरेंस होगा वो उस क्यूब के वेट को बैलेंस करेगा। बेसिक बात हमें ये समझनी है कि हम नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, तो नीचे जाने पे प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है उसका वेट कोई तो बैलेंस करेगा ना, तो वो कौन बैलेंस कर रहा है, तो प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ रहा है तभी ऐसा हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम एक के ऊपर एक बुक रखते जाओ, भाई बुक के ऊपर बुक के ऊपर बुक के ऊपर बुक रखते जाओ, तो सबसे नीचे वाली बुक पे फोर्स और बीच वाली बुक पे फोर्स किस पे ज्यादा होगा, तो तुम कहोगे सबसे नीचे वाली बुक पे ज्यादा फोर्स होगा क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा बुक्स रखी हुई हैं। तो ठीक वैसे ही लिक्विड के लिए भी है, कुछ अलग थोड़े ना है। जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे, सॉलिड के केस में हम जिसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट के केस में जिसको हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट बोलते हैं, लिक्विड के केस में वही चीज प्रेशर कहलाती है। बताओ, ओके सर। ठीक है ना। और खास बात समझना, प्रेशर तो सेम है ही तीनों केस में। इनफैक्ट फोर्स exerted by liquid on base is also same in all three vessels। ये बात क्लियर है, बताओ। क्योंकि फोर्स की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स को लिखेंगे प्रेशर इंटू एरिया। भाई फोर्स को क्या लिखेंगे, प्रेशर इंटू एरिया। अब प्रेशर भी तीनों केस में सेम है, एरिया भी तीनों का सेम है, तो इन तीनों केसेस में लिक्विड जो बॉटम के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, लिक्विड बॉटम के ऊपर फोर्स किधर की तरफ लगा रहा होगा, नीचे की तरफ। तो ये जो मैंने एरो बनाया है ना, ये तीनों केसेस में सेम फोर्स होगा। बताओ ये बात समझ में आती है क्या, या कोई डाउट है? हम्म। तो अब इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि इसमें इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड है और इसमें सबसे कम लिक्विड है, फिर भी बॉटम पे फोर्स कैसे सेम है, इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे, बोलो। तो देखो हो क्या रहा है ना, इस केस में जैसे ये वाला जो केस है, इसमें अगर हम लिक्विड का एफबीडी बनाए, मतलब ये जो लिक्विड भरा हुआ है, अगर हम सिर्फ लिक्विड का एफबीडी बनाए, तो लिक्विड के एफबीडी में बॉटम से फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और साइड वॉल से जो फोर्स लग रहा है उसका भी एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग रहा होगा। साइड वॉल से जो फोर्स लग रहा है उसका भी एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका वेट भी ज्यादा है ना। यहां पे क्या रहा होगा, पहले वाले केस में साइड वॉल का कोई भी फोर्स नहीं होगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो भी वेट होगा वो नीचे से लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। पहले वाले केस में देखना ये बात जरा, फर्स्ट केस में हम लोग लिख सकते हैं
कि फोर्स एट बॉटम, पहले वाले केस में ये इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड होगा, वेट ऑफ लिक्विड होगा। दूसरे केस में अगर बोलें, दूसरे केस में अगर हम लोग बोलेंगे तो फोर्स एट बॉटम जो होगा वो लेस देन वेट ऑफ लिक्विड होगा। तो जो वेट ऑफ लिक्विड ज्यादा है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? तो उसको बैलेंस कर रहा है साइड वॉल से जो फोर्स लग रहा है। और थर्ड केस में फोर्स एट बॉटम जो है ये बड़ा होगा वेट ऑफ लिक्विड से। तो वेट ऑफ लिक्विड को सपोर्ट कौन कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उस पे साइड वॉल से जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है, नोट कर लिया? देखो फिर सेकंड पॉइंट में, व्हेन डिफरेंट immiscible liquids are filled in a container, when different immiscible liquids are filled in a container, बताना जरा। मान लेते हैं इसमें अलग अलग लिक्विड फिल्ड है, ठीक है। सबसे पहले रो1 डेंसिटी है सपोज, ठीक है। फिर सपोज रो2 डेंसिटी है, ठीक है। और फिर सपोज रो3 डेंसिटी है। अलग अलग लिक्विड फिल्ड है, ये रो1 है, ये रो2 है, ये रो3 है। ये वाली हाइट सपोज h1 है, ये वाली हाइट सपोज h2 है, और ये वाली हाइट सपोज h3 है। तो जरा बताओगे कि बॉटम पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर एट बॉटम क्या बोलेंगे? तो अगर अलग अलग लिक्विड हैं तो हमें क्या करना होगा? हर एक लिक्विड की अलग अलग प्रेशर निकाल के उसको ऐड कर देना है। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा P0 प्लस रो1 GH1 प्लस रो2 GH2 प्लस रो3 GH3, रो1 GH1 प्लस रो2 GH2 प्लस रो3 GH3। देखो ये बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। और जरा दूसरी बात बताना फिर। मान लो कि हमारे पास एक इस तरह का यू ट्यूब है, ठीक है। और इस यू ट्यूब में अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड फिल्ड है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें इधर हो गया लेट्स से रो1, ठीक है। इधर कोई और लिक्विड हो गया, ठीक है। और इधर कोई और लिक्विड ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, अच्छा सबसे पहले पहले वाले एग्जांपल में ही बताओ कि रो1 रो2 रो3 में कौन सबसे बड़ा होगा? बता सकते हैं? रो1 रो2 और रो3 में कौन बड़ा छोटा होगा? रो3 सबसे बड़ा होगा, फिर रो2 होगा, फिर रो1 होगा। मतलब ये एडजस्टमेंट ना अपने आप हो जाएगा। लिक्विड के अंदर ये खास बात है भाई, लिक्विड तो अपना शेप बदल सकता है ना।
तो वो इस तरह से एडजस्ट होगा अपने आप फाइनली कि जो सबसे बॉटम पे लिक्विड होगा वो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला होगा। अच्छा मुझे यही बात जरा यहां बताओ, अगर ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, तो इन तीनों में क्या लगता है, जो सिचुएशन तुम्हें सामने दिख रही है उसके हिसाब से कौन बड़ा छोटा है, कौन सी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, कौन सी डेंसिटी सबसे कम है, बताओ। सर रो 3 सबसे ज्यादा होगी। रो 3 सबसे ज्यादा होगी, करेक्ट। और बताओ फिर। टू होगा। हाँ, रो 2। इसके बाद रो 2 होगा, करेक्ट, ठीक है ना। रो 3 इस बार मैक्सिमम होगा, फिर रो 2 होगा और सबसे हल्का रो 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि रो 1 वाली साइड तुम देखो ध्यान से तो ज्यादा हाइट तक गई है, तो ज्यादा हाइट तक गई है का मतलब यही कि रो 1 सबसे हल्का होगा। अब मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं A B C D E F, ठीक जी, तो जरा बताओ कि कौन कौन से पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा, बताओ कौन कौन से पॉइंट्स पे प्रेशर हम इक्वल कर सकते हैं। E and D। हाँ, व्हाट अबाउट A एंड B, A और B पे प्रेशर इक्वल है या कहाँ ज्यादा है, बताओ। बी A पे और B, ज्यादा है। हाँ, ए पे जाता है, ए पे जाता अरे बेटा A और B पे प्रेशर इक्वल है क्योंकि दोनों ही हवा में है। अरे हाँ सर। अरे हाँ क्या, एटमॉस्फेयर। दोनों एटमॉस्फेयर में है, हवा में है ना, तो दोनों पे प्रेशर सेम है। फिर कहाँ सेम है बताओ, और कहाँ सेम होगा, प्रेशर एट C और प्रेशर एट B में कहाँ ज्यादा होगा, C और B में कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा या इक्वल होगा। हम्म, सी पे होगा सर। C पे ज्यादा होगा क्योंकि A और B पे इक्वल था। अब हम A से अंदर जा रहे हैं तो C तो ज्यादा हो जाएगा ना A से, यस। ठीक है। और कहाँ प्रेशर इक्वल होगा, तो प्रेशर ना G और F पे इक्वल होगा। ध्यान रखना जब हम बोलते हैं ना कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम होना चाहिए, तो ये लाइन अधूरी है। पूरी बात ये है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में तो होने चाहिए, और उस पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो रास्ता है वो होमोजीनियस लिक्विड से होकर गुजरना चाहिए। अगर कोई पॉइंट अलग अलग लिक्विड में है तो इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर इक्वल नहीं होगा, समझ गए, बताओ। यस सर। पॉइंट जी और पॉइंट एफ पे प्रेशर सेम है, क्यों, क्योंकि जी और एफ सेम हॉरिजॉन्टल में भी है और जी से लेके एफ तक का जो रास्ता है वो होमोजीनियस लिक्विड से होकर जा रहा है, इसलिए जी और एफ पे सेम है। लेकिन ई और डी पे सेम नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग लिक्विड में है, ठीक है। अच्छा ये बता सकता है कोई कि डी और ई में प्रेशर ज्यादा कहां होगा, इक्वल तो नहीं है, डी और ई में कहां ज्यादा होगा। सर प्रेशर डी पे ज्यादा होगा। हम्म, डी पे होगा। क्यों, है, ई पे होएगा। क्यों डी पे होगा, क्यों ई पे होगा, जरा बताओ, कुछ लॉजिक बताओ। ई पे इसलिए सर रो 2 ज्यादा है। रो 2 ज्यादा है कि रो 3 ज्यादा है, सर बॉटम पे है ना डी, इसलिए शायद। देखो ध्यान से समझो, लॉजिक लगा के काम किया करो, इलॉजिकल बातें नहीं। देखो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर तब सेम होगा जब होमोजीनियस लिक्विड होगा, तो जी और एफ पे तो प्रेशर सेम है, ठीक है। अब हम लोग जब लिक्विड में अंदर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो प्रेशर बढ़ता है, किस हिसाब से बढ़ता है, रो जी एच के हिसाब से बढ़ता है। एच अंदर जाएंगे अगर रो डेंसिटी में तो प्रेशर रो जी एच बढ़ेगा। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम एच हाइट ऊपर जाएंगे रो लिक्विड में तो रो जी एच प्रेशर घटेगा, हाँ बोल सकते हैं ना ये हाँ। बात। तो यस सर। अभी बताओ जी और एफ पे प्रेशर सेम है, अब हम जी से ऊपर जा रहे हैं तो डी मिल रहा है और एफ से ऊपर जा रहे हैं तो ई मिल रहा है, तो हाइट तो दोनों में बराबर हमने कवर की है। रो किसका ज्यादा है, रो 3 ज्यादा है या रो 2 ज्यादा है, रो 3 ज्यादा है, तो रो 3 ज्यादा है तो जी से डी जाने में ज्यादा घटेगा, बोलो। तो डी का प्रेशर कम आएगा, ई का प्रेशर ज्यादा आएगा, बताइए। हाँ सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक।
अलग अलग लिक्विड में प्रेशर कैसे सेम करेंगे? बोलिए, ठीक है। एक इसमें एग्जांपल करके बताना जरा। मान लेते हैं कि एक ये ट्रायंगुलर ट्यूब है, ठीक है, लेंथ इसका एल है, देखना जरा ध्यान से। और हमने क्या किया है, इसमें 3 अलग अलग लिक्विड भरे हैं। ये लिक्विड हो गया रो 1, ठीक है। इसी तरह से ये लिक्विड हो गया रो 2, ठीक है। और तीसरा लिक्विड ये हो गया रो 3, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ईच लिक्विड हैज अ कॉलम लेंथ इक्वल टू एल, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड डिस्टेंस x when equilibrium is achieved। x कौन सा डिस्टेंस है? x ये वाला डिस्टेंस है। मतलब हो क्या रहा है कि हमने तीनों को पहले इक्वल भरा है, और इक्वल भरने के बाद जब हमने इस ट्यूब को वर्टिकल कर दिया, मतलब वर्टिकली खड़ा कर दिया, तो लिक्विड थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो गए। कितना कितना डिस्प्लेस हो रहे हैं? तो तीनों जगह x हो रहे हैं, क्योंकि तीनों का लेंथ तो सेम था पहले। तो हमें ये x बताना है क्या होगा स्टेडी स्टेट में। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। करोगे ट्राई? या मैं बताऊं? देखो, अब इस केस में अगर तुम सबसे पहले ढूंढोगे कि कहां पे प्रेशर सेम कर सकते हैं, तो हम प्रेशर यहां पे और यहां पे सेम कर सकते हैं, बट यहां पे सेम करने से कुछ फायदा नहीं है, 0 = 0 प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे और यहां पे हम प्रेशर सेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहां से लेके यहां तक का जो रास्ता है वो अलग अलग लिक्विड से होके गुजर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन इस एग्जाम्पल में एक खास बात है। खास बात यह है कि हम अगर यहाँ पे एक पॉइंट ए ले रहे हैं और यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लें, देखना ध्यान से, तो ए और बी पे प्रेशर सेम आएगा, ए और बी पे प्रेशर सेम आएगा, ठीक है। क्यों सेम आएगा? अलग अलग लिक्विड में है फिर भी ए और बी पे सेम आएगा। तो ए और बी पे सेम इसलिए आएगा क्योंकि अगर हम ए से बी तक जाते हैं तो कोई भी वर्टिकल कॉलम नहीं पड़ता है। देखो, लिक्विड का प्रेशर कब चेंज होगा? जब हम वर्टिकली ऊपर जाएंगे या वर्टिकली नीचे जाएंगे। अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं तो प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ए से लेके बी तक अगर देखो तुम ध्यान से, तो क्या हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही ट्रेवल कर रहे हैं ना? ट्यूब का कोई भी पार्ट अप डाउन नहीं है, तो इसका मतलब प्रेशर में चेंज ही नहीं होगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहां पे जहां पे इंटरसेक्शन है दोनों लिक्विड का, इस पॉइंट पे दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा होगा, इक्विलिब्रियम है ना, तो दोनों तरफ से इक्वल तभी लगेगा जब इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर सेम होगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम है और यहाँ पे प्रेशर सेम है, तो इसका मतलब ए और बी पे भी प्रेशर सेम आएगा। क्लियर है ये एग्जांपल? बताओ। तो हमें यही करना है, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब देखो ध्यान से, ए पे प्रेशर कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ है, ठीक है, तो ओ के प्रेशर में हम कुछ ऐड करेंगे। अब ध्यान रखना कि ऐड करते समय हमें ये देखना है कि हमें केवल वर्टिकल वाला कॉलम लेना है, ठीक है ना, हमें केवल वर्टिकल वाला कॉलम लेना है।
तो O से नीचे आएंगे अगर हम, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा बताओ जरा। ये वाला डिस्टेंस अगर निकालोगे तो ये आएगा x cos 30 आएगा, और ये वाला डिस्टेंस अगर निकालोगे तो ये आएगा L माइनस एक्स cos 30। बताओ O से अगर हम A आ रहे हैं तो वर्टिकली कितना नीचे आए, तो इसको लिखेंगे PO प्लस, ध्यान से देखना, ρ3 इंटू जी इंटू एक्स कॉस 30 और प्लस ρ1 इंटू जी इंटू एल माइनस एक्स कॉस 30। ये हो गया प्रेशर ए पॉइंट पे, इक्वल टू, इसी तरह अगर बी पे लिखें तो बी पे लिखेंगे पी नॉट प्लस ρ3 जी एल माइनस एक्स कॉस 30 एंड प्लस ρ2 जी एक्स कॉस 30। मुझे बताओ पहले इस इक्वेशन को बनाने में कोई प्रॉब्लम है, बताइए, कोई डाउट तो? हाँ भाई, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि वर्टिकल कॉलम कितना है, तो ये वाली लेंथ x है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए वर्टिकल कितना है, तो वर्टिकल निकल के आया x cos 30। तो ρ3 लिक्विड x cos 30 में है, तो ρ3 के लिए x cos 30 लगा दिया, ठीक है। इसके बाद ये लेंथ कितनी थी, तो ये लेंथ थी l माइनस एक्स, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए वर्टिकल कितना है, तो वर्टिकल कितना निकल के आया, वर्टिकल निकल के आया l माइनस एक्स कॉस 30, और कौन सा लिक्विड है, ρ1 है, तो अगला स्टेटमेंट इसका लिख लिया, अगला टर्म। ये मैंने किया लेफ्ट हैंड साइड पे पीए के लिए, और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे पीबी के लिए। देखो सॉल्व करो क्या आता है एक्स की वैल्यू, बताओ, कुछ डाउट है कहीं तो पूछिए। आंसर एक्स का वैल्यू ρ3 माइनस ρ1 एक्स का वैल्यू बताओ सही सही। अरे किसी ने नहीं निकाला सर ρ3 माइनस ρ1 L अपॉन 2 ρ3 माइनस ρ2 माइनस ρ1। ρ3 माइनस ρ1 इंटू एल अपॉन, फिर से बोलो, 2 ρ3 हाँ माइनस ρ2 माइनस ρ1। ये आ रहा है, मेरा तो सर यही आ रहा है। और बाकी लोग किसी का? इक्वेशन तो क्लियर है ना जो बनाई है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक, ये है, करो ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो जरा, कह रहा है कि एक ट्यूब है, ठीक है, और उसमें दो अलग अलग लिक्विड फिल कर रखे हैं, ठीक है, और स्टेडी स्टेट में क्या होता है, वो जो लिक्विड है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जा रहा है, इस तरह से इधर लिक्विड हो गया, और ठीक है, तो हमसे पूछा है कि वो जो कॉमन इंटरफेस है वो स्टेडी स्टेट में कितना एंगल बना रही होगी, थीटा। इधर वाला जो लिक्विड है वो ρ1 डेंसिटी का है, इधर वाला लिक्विड ρ2 डेंसिटी का है, मतलब हमने जब इनिशियली फिल किया होगा तो दोनों क्वार्टर पार्ट ले रहे हैं, लेकिन स्टेडी स्टेट में वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ठीक है, हाँ डी आएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें तुम देखो ध्यान से, पॉइंट ए पे
हम लोग प्रेशर निकालते हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से प्रेशर सेम आना चाहिए। अब देखो पॉइंट ए पे प्रेशर अगर हम इधर से निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस बनेगा r माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, लेफ्ट साइड से लिखेंगे। अच्छा, अगर इधर से लिखेंगे तो देखो ध्यान से, ये वाला हाइट कितना आएगा, तो ये वाला हाइट आएगा r माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला हाइट लिखें अगर, तो ये वाला हाइट होगा r साइन थीटा, और ये वाला हाइट लिखें अगर वर्टिकल हाइट, तो ये हाइट बनेगा r कॉस थीटा। देखो, तो हमें दोनों तरफ से प्रेशर इक्वल कर देना है। तो देखो अगर हम पी ए निकालें तो ये बनेगा ρ1 g r1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, उधर से लिखेंगे तो ρ2 g r साइन थीटा प्लस r कॉस थीटा, और इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ρ1 g r1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखो, करो सॉल्व। तो ये वैल्यू आनी चाहिए ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। ठीक है ना, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। देखो, कोई डाउट या क्लियर है? किसी स्टेप में डाउट है तो बताइए। हमने क्या किया है ना इस बार, इस केस में पॉइंट ए पे प्रेशर निकाला है दोनों तरफ से, क्योंकि पॉइंट ए है तो एक ही पॉइंट, तो उस पॉइंट पे प्रेशर तो सेम ही आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड से प्रेशर और राइट साइड से प्रेशर बैलेंस हो रहा है ए पॉइंट पे, ए वहां का लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे फिर बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में, प्रेशर इन एक्सीलरेटेड वेसल। प्रेशर इन एक्सीलरेटेड वेसल, तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा वेसल हम लोगों ने लिया जिसको हम एक्सीलरेट करा रहे हैं। ठीक है, तो पहले केस में हम इसको वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड अगर एक्सीलरेट कराएंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये कोई वेसल है, ठीक है, और इसको हम ए नॉट एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। ये हाइट इसमें h है, डेंसिटी रो है। और दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम इसी वेसल को ए नॉट एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। तो बताओ कि प्रेशर एट बॉटम पॉइंट ए पे क्या होगा। क्यों भाई, इस केस में बनेगा पी नॉट प्लस, हम लोग लिखते थे ना अभी तक रो जी एच, तो बस हमें करना क्या है कि उस जी को रिप्लेस कर देना है जी इफेक्टिव से। जी इफेक्टिव पहले भी आया हुआ है ना, क्यों भाई? यस सर। वैल्यू हो जाएगी पी नॉट प्लस, बताओ कि पहले केस में जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी। भाई जी इफेक्टिव का मतलब होता है जी इफेक्टिव इज रिजल्टेंट ऑफ जी एंड माइनस ए नॉट। तो जी किधर लगता है, जी लगता है नीचे की तरफ, और माइनस ए नॉट किधर लगेगा। अब ए नॉट अगर ऊपर है तो माइनस ए नॉट क्या नीचे होगा। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू इस केस में नीचे की तरफ बनेगी जी प्लस ए नॉट। तो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी रो जी प्लस ए नॉट इंटू एच। इस केस में क्या रहेगा प्रेशर एट ए, ये हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी माइनस ए नॉट इंटू एच, क्योंकि इस केस में जी इफेक्टिव की वैल्यू जी नीचे की तरफ आएगा और माइनस ए नॉट ऊपर की तरफ जाएगा।
माइनस ए नॉट ऊपर की तरफ जाएगा, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो बन जाएगी जी माइनस ए नॉट। ठीक है ना, ध्यान नहीं रखना कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ ए नॉट इज लेस देन जी। तो ए नॉट लेस देन जी तो होगा ही, अगर जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से वेसल नीचे ले जाएंगे तो पानी तो बाहर निकल जाएगा ना, क्यों भाई। तो ये हो गया पॉइंट नंबर ए, वर्टिकल एक्सीलरेशन। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट कराए, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट कराएं, मान लेते हैं कि किसी लिक्विड को हमने फिल कर रखा है और ये वेसल हम ए नॉट से इधर एक्सीलरेट करा रहे हैं, तो देखो अगर हम राइट साइड में एक्सीलरेट कराएंगे तो जी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, बताओगे जी इफेक्टिव कैसे निकलेगा। जी इफेक्टिव इज अगेन रिजल्टेंट ऑफ जी एंड माइनस ए नॉट, तो माइनस ए नॉट इस बार किधर बनेगा, तो माइनस ए नॉट तो इस बार इधर की तरफ बनेगा लेफ्ट साइड में। तो अगर जी और माइनस ए नॉट का हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, देखना जरा ध्यान से, तो इस बार वो रिजल्टेंट ये आएगा। और प्रेशर के बारे में एक बात ध्यान रखना कि प्रेशर इंक्रीजेज एट मैक्सिमम रेट, या और टेक्निकली सही से लिखें तो ऐसे लिखना चाहिए कि प्रेशर ग्रेडियंट इज ऑलवेज अलोंग जी इफेक्टिव। मतलब प्रेशर का जो चेंज है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है डीपी अपॉन डीएक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा जी इफेक्टिव के अलोंग होगा। प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी रो इंटू जी, इसका मतलब जो प्रेशर है वो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा, समझना। तो देखो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में अगर प्रेशर बढ़ेगा तो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहेगा। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वी प्रेशर लाइन, समझना ध्यान से। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वी प्रेशर लाइन, मतलब इस लाइन पे सभी जगह प्रेशर सेम रहेगा। These lines are called equi pressure lines. देखो ये जो लाइंस मैंने बनाई है, डायग्राम बना लो सही से। These lines are called equi pressure lines। और ये लाइन अगर हम हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ले रहे हैं तो ये वाला एंगल वही बनेगा जो ये वाला एंगल बनेगा, और यहाँ से हम tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू आएगी ए नॉट बाई जी। पहला वाला ये जो वेसल हम लोगों ने लिया ना, ये वेसल कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर था, तो वाटर कहीं जा नहीं सकता था, पूरे वेसल में ही बंद रहता, बस केवल हम वेसल को एक्सीलरेट करा रहे हैं। तो प्रेशर जो है नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे वेसल में तो प्रेशर जी के हिसाब से बढ़ेगा, और पीछे की तरफ जाएंगे तो ए नॉट के हिसाब से बढ़ेगा। यानी अगर हम यहाँ ओरिजिन ले लें और ये अगर हम पॉइंट ए ले लें एक्स कॉमा वाई, समझना ध्यान से, तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा उसको लिखेंगे ओ का प्रेशर प्लस, देखना ध्यान से, रो ए नॉट एक्स प्लस रो जी वाई। ये तुम ध्यान रखना। अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर जी के हिसाब से इंक्रीज होगा, और अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर ए नॉट के हिसाब से इंक्रीज होगा। यानी इस केस में हॉरिजॉन्टल में भी प्रेशर में चेंज आ रहा है। ए नॉट की डायरेक्शन में जाएंगे, ए नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्रेशर विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू ए नॉट। ठीक वैसे ही जैसे नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है। तो बताओगे कि इस पूरे वेसल में मिनिमम प्रेशर कहां होगा और मैक्सिमम प्रेशर कहां होगा, क्यों भाई, इस पूरे वेसल में मिनिमम प्रेशर कहां होगा और मैक्सिमम प्रेशर कहां होगा। राइट में ऊपर वाले कॉर्नर पे मिनिमम होगा, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर मिनिमम होगा, और सर लेफ्ट में नीचे वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। ये वाला पॉइंट होगा जिसपे मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो इस वेसल में तुम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकाल सकते हो या नहीं, बस हमें उस पॉइंट की लोकेशन चाहिए। ध्यान रखना, अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जी के हिसाब से बढ़ाएंगे, अगर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ए नॉट के हिसाब से बढ़ाएंगे। ठीक है ना। इक्वी प्रेशर लाइंस की क्या खास बात है, इक्वी प्रेशर लाइंस की खास बात यह है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगी किसके,
जी इफेक्टिव के, मतलब ये वो लाइन है जिन पे प्रेशर सेम है, क्योंकि प्रेशर एक्चुअली तो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में बढ़ेगा। परपेंडिकुलर होता है। हाँ, ठीक है, नोट कर लो। देखो देखो, अगर क्लोज्ड वेसल है और कंप्लीटली फिल्ड है तो लिक्विड बाहर जा ही नहीं सकता है, ये तो बात समझ में आ ही रही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही केस है और अगर हम ओपन वेसल लें, ठीक है, जैसे मान लो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये ओपन वेसल है सपोज, और हम इनिशियली इसको रेस्ट पे रखे हुए हैं। अब अगर हम इसको एक्सीलरेट कराएंगे तो क्या होगा बताओगे? क्यों? अगर हम इसको एक्सीलरेट कराएंगे तो क्या लिक्विड इसी तरह से रहेगा या चेंज हो जाएगा? लिक्विड का बिहेवियर, क्यों भाई? लिक्विड का बिहेवियर इस बार थोड़ा चेंज हो जाएगा। होगा क्या, एक साइड से थोड़ा पीछे, पीछे की साइड से थोड़ा ऊपर उठेगा और आगे की साइड से थोड़ा नीचे जाएगा। और क्योंकि एक्सीलरेट करा रहे हैं तो लिक्विड के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब कहने का है कि लिक्विड जैसे बंद वेसल के अंदर बिहेव करता है वैसे ही ओपन वेसल में भी बिहेव करेगा, ठीक है ना। यानी जो इक्वी प्रेशर लाइंस वगैरह हम लोग बनाते हैं वो उसी तरह से बनेंगी जैसे क्लोज्ड वेसल में बनाई थी हम लोगों ने। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। और ये वाली जो लाइंस है ना, जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस जो एंगल बनाएगी थीटा, ये यही वाला थीटा होगा जो हम लोगों ने ऊपर लिखा है, दैट इज A0/G, ठीक है। ये वाला हाइट अगर हम ऐसे बोलें कि इधर से मान लो ये y ऊपर चला गया और इधर से y नीचे चला गया, ध्यान से देखो ये जो मिड पॉइंट है इसकी लोकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर रेक्टेंगुलर वेसल है, एक जैसा वेसल है, तो जितना पीछे से ऊपर जाएगा उतना ही आगे से नीचे जाएगा। तो पॉइंट M की हाइट नहीं चेंज हुई है, ठीक है। और अगर इसकी हाइट पहले h थी तो एक तरफ से y ऊपर गया, एक तरफ से y नीचे गया, तो पॉइंट A और पॉइंट B का प्रेशर लिख सकते हैं। पॉइंट ए का प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच प्लस वाई, और पॉइंट बी का प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच माइनस वाई। देखो ध्यान से, P0 प्लस रो जी एच माइनस वाई, भाई एक तरफ हाइट h माइनस वाई बची है और अगर इन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस पता है L है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस रो A0L। ध्यान से देखना, हाइट के हिसाब से लिखेंगे तो G आएगा और अगर हम x डायरेक्शन में लिखेंगे तो A0 आएगा। कैसे भी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन के अपोजिट जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है ये सेकेंड वाला केस, ओपन वेसल वाला? बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये था एक्सीलरेटिंग का केस। और एक सी पार्ट में और करेंगे, रोटेटिंग का केस। रोटेटिंग का केस कैसे है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक हमने ट्यूब ली है, ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर हम लोगों ने
लिक्विड फिल कर रखा है, ठीक है, और उस ट्यूब को हम लोग एक एंड के अबाउट ओमेगा से रोटेट करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि ओमेगा से रोटेशन की वजह से इस ट्यूब के अंदर प्रेशर कैसे चेंज होगा। तो प्रोसेस वैसे ही है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट लेंगे। जरा बताओगे कि ये जो एलिमेंट है ये कौन से मोशन में है? क्यों भाई, ये जो लिक्विड का एलिमेंट है ये कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिल रहा होगा? तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से। समझना ध्यान से, एक तरफ से इस पे प्रेशर लग रहा होगा, इधर से लग रहा होगा P प्लस डी पी इंटू ए, और इधर से लग रहा होगा P इंटू ए, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, रेडियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। रेडियल एक्सीलरेशन बनेगा आर ओमेगा स्क्वायर, आर रेडियस में घूम रहा है, एक्स रेडियस में। तो क्या इक्वेशन बनाओगे? बनाओ, तो ये आएगा P प्लस डी पी इंटू ए माइनस P इंटू ए इज इक्वल टू डी एम इंटू ए आर। तो ये आएगा डी पी इंटू ए इज इक्वल टू डी एम को लिखेंगे रो इंटू ए इंटू डी एक्स, और ए आर की जगह एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा डी पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे x1 से x2, p1 से p2, तो यहाँ से आएगा p2 माइनस p1 इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला किस कंडीशन में एप्लीकेबल है? x1 x2 क्या है? तो ऐसे समझो, x1 x2 कोई भी दो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 जो है वो यहाँ से x1 डिस्टेंस पे है, पॉइंट नंबर 2 यहाँ से x2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। x1 x2 आर मेजर्ड with respect to axis of rotation, ये ध्यान रखना है। यानी जहां से एक्सिस रोटेशन है वहां से अगर ये x1 x2 डिस्टेंस पे है, दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। देखो वर्टिकल में ऊपर नीचे होते तो जी भी लेते हैं, लेकिन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो प्रेशर में जो डिफरेंस आ रहा है वो रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। याद रहेगा ये फॉर्मूला? बोलो। प्रूफ खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है। बोलो। और इसी तरह से अगर हम लोग वेसल को अगर रोटेट करते हैं, फ्री वेसल है, ओपन वेसल है, तो उस केस में ये केस है जैसे, तो अगर हम इसको ओमेगा से रोटेट करेंगे तो जो लिक्विड है वो इस तरह का शेप गेन कर लेगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये वाला हम पॉइंट O ले रहे हैं और ये कोई पॉइंट A ले रहे हैं, पॉइंट A अगर x, y है, तो देखो पॉइंट A से अगर हम नीचे आते हैं और O से बाहर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट B मिल रहा है। तो पॉइंट B पे अगर हमें प्रेशर निकालना हो तो हम O और B में डिफरेंस लिख सकते हैं कि प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट O प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट O तो जीरो डिस्टेंस पे है।
और बी पे प्रेशर अगर हम ए के हिसाब से लिखें तो इसको लिखेंगे प्रेशर एट ए प्लस रो जी वाई, क्योंकि अगर हम नीचे आ रहे हैं वाई डिस्टेंस, देखो ध्यान से, इधर से नीचे आ रहे हैं वाई डिस्टेंस और इधर से राइट में जा रहे हैं एक्स डिस्टेंस, तो दोनों तरह से प्रेशर लिख सकते हैं। तो प्रेशर एट ओ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर एट ए भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो यहां से तुमको मिलेगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू रो जी वाई। तो ये जो पैराबोलिक शेप बनता है ना, इसका इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है ना। वेसल को अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो उसमें जो फ्री सरफेस है वो पैराबोलिक शेप की बन जाएगी। तो ये हो गया रोटेशन ऑफ लिक्विड। देख लो एक बार ध्यान से। देखो इसमें एक क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए। देखो इस केस में सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। अब तुम अगर इसमें पॉइंट ए यहां पे ले लो और पॉइंट बी यहां ले लो, या एक काम करो यहां भी क्यों लो, यहीं ले लो, यहां पॉइंट ए ले लो और इसके ठीक सामने यहां पॉइंट बी ले लो। तो पॉइंट ए और बी तुम देखो लिक्विड रोटेशन वाला पार्ट है, तो पॉइंट बी का प्रेशर माइनस पॉइंट ए का प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ध्यान से देखो x2 जो है वो L डिस्टेंस पे है और x1 0 डिस्टेंस पे है। ठीक है। प्रेशर एट ए को लिखेंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर एट बी को लिखेंगे, ध्यान से देखो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। तो यहां से आपको मिलेगा h की वैल्यू रो तो कैंसिल हो गया ना, क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा सीधे सीधे। क्यों भाई आ रहा है? या इसको तुम नॉर्मली उससे भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो शेप बनेगा ना, ये पैराबोलिक शेप बनेगा, तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे l, h और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 0, 0 और ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। तो इस पैराबोला में रख दो, एक ही बात है। लिक्विड का जो बिहेवियर है वो वेसल के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक बेसिक सी बात है। वेसल चाहे जिस शेप का हो, लिक्विड का जो बिहेवियर है वो हमेशा सेम रहेगा। बात समझ में आई? बोलिए। यस। ठीक है। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस एक दो भेज दूंगा, जो आप लोग ट्राई कर लेना एक बार। जो अभी हमने आज पढ़ा है, क्वेश्चंस नहीं किए हैं कुछ ज्यादा, फिर बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है।